नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्वदलीय बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार से बहुत सारे सवाल किए। सोनिया गांधी काफी आक्रामक नजर आई। हालांकि सबने एक सुर में कहा कि वो चीन की रणनीति को लेकर सरकार के साथ हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन को ये चेतावनी है कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चीन का नाम लेते हुए भारत का रुख साफ कर दिया। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को गलवान में सेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर न समझे। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर मजबूत भी है और सशक्त भी। भारत अपनी ओर उठने वाली हर आंख और हाथ को जवाब देने में आज सक्षम भी है। सर्वदलीय बैठक में करीब 17 पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें सोनिया गांधी काफी आक्रामक मोड में आईं। सोनिया ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। सोनिया ने पूछा, चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? क्या सरकार स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनैतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे पहले भी सोनिया ने चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? सोनिया के सरकार पर निशाना साधने पर शरद पवार मोदी सरकार के बचाव में दिखे। सोनिया के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष ने संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की नसीहत दी। चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर पहले की तरह सवाल उठाकर उनको और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी। उधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि चीन के मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उद्धव ठाकरे चीन की इस हरकत से काफी उग्र नजर आए। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने भी इस मौके पर एकजुट रहने की बात कही। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। सवाल जवाब के बीच सारी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ सारे दल एक साथ हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सेना के शौर्य और उसकी ताकत का बखान किया। प्रधानमंत्री ने माना कि देश की सेना पहले से ज्यादा सशक्त, पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। जवानों की जांबाजी की वजह से ही न तो हमारी पोस्ट पर किसी का कब्जा है और न ही हमारी सीमा में कोई घुसा है। सर्वदलीय बैठक के बाद सबकी निगाह इस बात पर अड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, और बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भरोसा उन जाबाजों की वजह से है जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेद सुर में कहा कि भारत की सेना एक्शन और काउंटर एक्शन के लिए तैयार है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। मतलब ये कि जब तक इस देश के जवान सरहद पर निगहबानी कर रहे हैं तब तक देश पर आंच नहीं आने वाली। पीएम ने माना कि गुजरे हुए समय में सेना को पहले से ज्यादा सशक्त और पहले से ज्यादा सुरक्षित किया गया है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। पीएम मोदी ने माना कि पहले लद्दाख की सीमा पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन ये बदला हुआ भारत है। यहाँ के सैनिक अब सीमा में घुसने वाले को रोकते भी हैं और टोकते भी हैं। पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। तो पीएम के कहने का लबोलुआब ये था कि भारतीय सेना लगातार शौर्य की पटकथा लिख रही है। भारतीय सेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रही है। सेना के जवानों से ही है भारत का अभिमान। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एलएसी पर चीन की चालाकियां बढ़ गई हैं, तो एलओसी पर चीन का दोस्त पाकिस्तान भी नित नई साजिश रच रहा है। चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली कदमताल इशारा कर रही है कि दोनों सरहदों पर कुछ ना कुछ पक रहा है। चीन से सटी जिस सरहद पर चंद रोज पहले भारत और चीन के सैनिकों की खूंखार भिड़ंत हुई थी, वहां का आसमान भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंज उठा। संदेश साफ है कि भारत 1962 वाली गलती हर बार दोहराने की गलती नहीं करेगा। चीनी फौज कोई हिमाकत करने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खुद एयरफोर्स चीफ भदौरिया भी शुक्रवार को श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच गए और वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नुब्रा वैली की ओर जाते हुए सियाचिन को लें तो वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक अगर तैनात होते हैं तो उससे कई हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे वायुसेना और साथ ही आर्मी एविएशन के पायलट्स को भी उड़ान भरने का अनुभव है। ऐसा अनुभव इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की चोटियां हैं और
किसी भी देश के पायलट्स को नहीं है। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। जानकारी ये भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे LAC के आसपास 3-4 जगह लिया है, उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। पूर्वी सरहद पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखनी है तो पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान भी अपने दोस्त के इशारे पर उछल कूद कर रहा है। LOC पर सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर घाटी में आतंकी भी तेजी से हरकत में आ रहे हैं। ये और बात है कि सेना उन्हें दोज़ख भेजने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि पूरब और पश्चिम पर हो रही ये हलचल अलग अलग नहीं बल्कि मिली-जुली कदमताल है। We have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. चीन और पाकिस्तान साजिश की इस रेसिपी की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती है और भारतीय फौजें दुश्मनों की किसी भी दावत के रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में सड़कों का बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। वहां ऐसी पक्की सड़कें भी हैं जो भारतीय सेना को किसी भी परिस्थिति में नई रफ्तार देती हैं और ऐसे कच्चे रास्ते भी हैं जिन्हें दुरुस्त करने के लिए लगातार काम चल रहा है। दोनों तरह के इलाकों का जायजा लिया हमारी सहयोगी श्वेता ने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, ये लगातार हम आपको दिखाते हैं। हम कमोवेश आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सीमाएं होती हैं। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन BRO ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। लेकिन ये काम इतना देरी से शुरू हुआ आजादी के बाद से या फिर 62 के बाद से भी हम कहें कि वो रफ्तार नहीं आई कि आज भी अगर सरहद पर हमें वो तेजी चाहिए तो निर्माण कार्य बहुत बढ़ाना होगा। चीन ने बहुत दबाव हम पर बनाया है कि हम निर्माण को वो रफ्तार न दे सकें, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है। पूरे रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का निर्माण सीमा से लगती हुई सभी इलाकों में जारी है। इन पहाड़ों को अगर आप देखें तो इस पे किसी भी तरह की आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी और जिन चुनौतियों की हम बात करते हैं कि ग्रीनरी न होने के नाते, इस तरह की नंगी पहाड़ियां होने के नाते इस ऊंचाई पर, इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर क्या दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में किस तरह का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है और क्यों बहुत ज्यादा आपको तंदुरुस्त रहना होता है, सेहतमंद रहना होता है, फिट रहना होता है। और तभी इन ऊंचाइयों पर न सिर्फ आपको ये पहाड़ियां नहीं चढ़नी है, आपको इन पहाड़ियों पर लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़नी है
और चीन ने क्या कोशिश की है कि इसी तरीके से जो वैली को सराउंड करती हुई जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई की जगहों पर वो अपनी जगह ले ले। यहाँ पर दरअसल सिविल मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है, एक गांव तक वो इलाका है। हम जो आपको दिखा रहे हैं हिस्सा, लगभग आप समझ लीजिए कि ऐसी ही नंगी पहाड़ियां, ऐसी ही चोटियां रहती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को डिप्लॉय होना होता है, जहां पर उन्हें हमेशा तैनात रहना होता है इस मौसम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए और उस चीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अगर आप नहीं होंगे सैनिक तो आपके लिए यह मुमकिन ही नहीं है, और इसीलिए भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ माउंटेन फोर्स कहा जाता है पूरी दुनिया में। हमने मेन सड़क आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर पक्की सड़क है, वहां पर सेना का साजो सामान और ट्रूप्स हमारे मूव करते हैं। लेकिन गांव की अगर हम बात करें, एलएसी तक जाते जाते जो गांव होते हैं ऐसी कच्ची सड़कें आपको दिखेंगी हर जगह। बातचीत ये चल रही है कि क्या इन सड़कों को भी पक्के तौर पर निर्मित किया जाए ताकि अगर सैनिकों को एक वैकल्पिक रूट की जरूरत हो तो वो इस सड़क का इस्तेमाल भी कर सकें, इस वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल कर सकें। जो घर हैं जो गांवों के, वो देखिए इसी तरीके से ऐसे ही रहते हैं। यहां से पूरा आप एक्चुअल कंट्रोल तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक देख लेंगे तो ऐसी एक मंजिल के मकान होंगे, आपको लगभग ईंट से बने हुए, हल्का पीला रंग भी कभी दिख जाएगा ताकि आप प्रकृति के साथ आप घुले मिले हुए से नजर आते हैं। लेकिन घर सारे एक झुंड में एक साथ गांव में रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक गांव से दूसरे गांव तक का जो फासला होता है वो लंबा होता है, यानी बहुत करीब करीब गांव नहीं बल्कि काफी दूरी पर आपको गांव दिखते हैं। तो आजकल जो इजाजत लोगों को है, या तो आप निवासी हैं, यहाँ के रिहाइश है आपकी, तो यहां से आप आ जा सकते हैं लेह शहर से अगर आपको आना हो गांव तक तो। और अगर आप निवासी नहीं हैं तो आपको स्पेशल परमिट चाहिए, इनर लाइन परमिट चाहिए होती है, वरना सिर्फ इस समय तो ट्रूप्स का मूवमेंट चल रहा है और सबसे आवश्यक यही है कि हमारी सेनाएं जो हैं वो बिना बाधा के आगे तक जा सकें। इस समय हमारे साथ हाजी गुलाम हुसैन मौजूद हैं जो कि सेना की मदद के लिए भी, और अगर आप ये तस्वीर भी देखें तो 1962 की, जब ये ले जाया करते थे पूरा रसद, हम उनसे समझते हैं कि उस समय कितना टाइम लगता था वहां तक पहुंचने में, किस तरह का वो इलाका था, किस तरह की इन्हें मुश्किलें सामने आती थी। उससे आप वर्तमान को बहुत हद तक समझ पाएंगे। कितना समय लग जाता था जब आप लोग जाते थे नुब्रा वैली तक या फिर गलवान वैली तक? गलवान वैली से। हाँ। पहले हम लोग यहाँ से जाता है जो उधर पड़े पर जाता है ना। हाँ। सामान उठा के आर्मी साथ जाता है। बाकी बहुत जाता तो बहुत घोड़ा है, 200-300 घोड़ा जाता है। ऊँट कम जाता है, ऊँट सिर्फ ये 10-15 ऊँट जाता है। मेरे पास था बस, बाकी किसी का ऊँट नहीं जाता है। हाँ। है तो सबके पास ऊँट है। तो उस टाइम जब चाइना से लड़ाई हुई थी, उस टाइम भी आप लोग हेल्प कर रहे थे। आपको कितना टाइम लग जाता था वहां बॉर्डर पे जाने में? वहाँ बॉर्डर पे जाने में 20-25 दिन। 20-25 दिन? हाँ, यहाँ से उधर लगता है। अच्छा। हाँ, उधर लगभग 2 महीने में वापस पहुँचता है। चाइना बोल रहा है कि नहीं, गलवान हमारा है। क्या गलवान लद्दाख का है हिस्सा या चाइना का हिस्सा है? वो तो पता नहीं, अभी बोलता है। पहले तो इस रोड से पकड़ के तो जाता है। हाँ। वो तो खास हमको पता नहीं। उस टाइम तो अपने में जाते थे आप? हाँ, अपने में जाते। फौजी साहब जाता है नहीं। हाँ, तो वहाँ आपको चाइनीज आर्मी दिखती थी या इंडियन आर्मी दिखती थी? उधर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हमेशा से। चाइना आते हैं, बोलता है बॉर्डर पर हमको तो नहीं देखा है। बाकी दूसरा घोड़े पर गया ना। हाँ। उन लोग को दिखाया बोलता है। हाँ। दूर से देखा बोलता है। दूर से देखा, दूर से, सामने नहीं देखा बोलता है। तो समय के साथ कितनी चीजें बदली हैं आपने सुना है। 72 साल के हो गए हैं। उस समय जब 25-26 साल के हुआ करते थे तब सेना के लिए सारा सामान लेकर जाया करते थे अपने ऊंटों के साथ। डबल हम्प्ड यहीं पर ऊंट मिलते हैं जो नुब्रा वैली में, तो इनके ही परिवार की तरफ से वो शुरुआत हुई थी कि वो सारी चीजों का इस्तेमाल होता था। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक चीज जो नहीं बदली, अगर आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने कहा है कि जो चीनी तरफ से नजर आता था कि वो आगे की तरफ बढ़ते थे और उसके बाद पीछे हटाया जाता था, वो फितरत नहीं बदली। बाकी कितना कुछ बदल गया है, लगभग इतिहास के पन्नों को पलटने की तरह है। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।
और अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है और इसके बीच कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। देश की राजधानी को कोरोना ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बुरे हैं कि खुद स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री को राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए सत्येंद्र जैन का इलाज हो रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा नहीं है। थोड़ी सी आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। उधर कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर ठन गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि होम आइसोलेशन की नीति को खत्म किया जाए, जिस पर एलजी ने मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना जरूरी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अगर मरीज के हालात सुधरते हैं तभी वो घर में क्वारंटीन हो सकता है, वरना वो सरकारी क्वारंटीन सेंटर की देखरेख में होगा। ऐसे में दिल्ली में करीब 8,500 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन हैं, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि होम क्वारंटीन दिल्ली सरकार की काफी सफल व्यवस्था थी, जिसमें शुरुआती लक्षणों के लोगों को घर में रखा जाता है। इस नियम से दिल्ली में बेड और इंतजामों की समस्या खड़ी हो सकती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की दरों में भी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वीके पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है, जिसके बाद प्राइवेट इलाज की कीमतों को करीब 1/3 कम किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना के मरीजों की रफ्तार कम नहीं हो रही, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।